Good morning everyone. Today we are going to study about uniform circular motion. आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, ठीक है. इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. जो आपका चैप्टर चल रहा था मोशन, तो मोशन के आज हम लास्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, लेट अस सपोज एन ऑब्जेक्ट, कि कोई ऑब्जेक्ट है आपका, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. ओके, अगर वो ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, तो उसमें उसका स्पीड कितना होगा. अगर देखिए डिस्टेंस भी इक्वल है और इंटरवल ऑफ टाइम भी इक्वल ले रहा है, तो स्पीड जो होगा उस केस में कांस्टेंट होगा. सो इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है. अगर इक्वल डिस्टेंस है और आपका क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट होगी. ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है. तो उसकी स्पीड कैसी होती है, कांस्टेंट होती है. तो अब हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, तो क्या जो ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, क्या उसकी वेलोसिटी भी आपकी कांस्टेंट होगी. इज इट हैविंग इट्स वेलोसिटी आल्सो कांस्टेंट. अब ये कैसे पता चलेगा, ये तो हमें तभी पता चल सकता है अगर हमें ये पता हो कि जब ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है, कहीं वो अपनी डायरेक्शन तो नहीं बदल रहा है. क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है. स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क होता है कि स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी होता है और वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है. यानी स्पीड में आपका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेलोसिटी जो होती है वो स्पीड होती है विद डायरेक्शन, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है. तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, अगर वो इक्वल डिस्टेंसेस में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, तो उस टाइम उसकी स्पीड तो कांस्टेंट होती है. तो क्या आपके उसी ऑब्जेक्ट की जो इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, क्या उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी. अब इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें पता तभी चल सकता है अगर हम देखें कि कहीं वो ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन तो नहीं बदल रहा है. सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. First of all, let us take a rectangular track. Okay, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर ट्रैक है ABCD, जिसमें आपका एथलीट जो है वो रन कर रहा है. ओके, सपोज दिस इज़ अ पॉइंट, ही स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट X, ठीक है. तो अगर आपका एथलीट जो है वो इस रेक्टेंगुलर पाथ में रन कर रहा है, तो कितनी बार वो अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा. अगर वो यहाँ से स्टार्ट करता है तो यहाँ से जाएगा, यहाँ पर उसका एक बार डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है. उसके बाद वो रन कर रहा है, यहाँ पर उसका डायरेक्शन चेंज होगा. सपोज़ हम ये सपोज़ करके चल रहे हैं कि वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ठीक है. तो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो उसको कितनी बार अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा. हर कॉर्नर पे उसको अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा. यहाँ से जाएगा तो एक बार चेंज किया, यहाँ से जाएगा तो दूसरी बार, फिर यहाँ से जाएगा तो थर्ड टाइम, देन दिस फोर्थ टाइम. तो जो एथलीट था उसने कितने टाइम अपना डायरेक्शन चेंज किया, ही चेंज हिज डायरेक्शन 4 टाइम. तो यहाँ पर उसने कितनी बार डायरेक्शन चेंज किया, 4 टाइम. ओके, नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ हेक्सागन. अगर अब हम हेक्सागन का एग्जाम्पल ले लें, हेक्सागन मीन्स जिसके आपके 6 साइड्स होती हैं. Let us take an example of hexagon. Okay, now suppose this is a hexagon A, B, C, D, E, F. Now the athlete start from this point. Okay, अब वो उसने रन करना स्टार्ट किया कांस्टेंट स्पीड के साथ. कितनी बार उसने डायरेक्शन चेंज किया, यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, फिर आगे यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है. तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्शन बदल रहा है उसका, ठीक है. तो आपका क्या आएगा, डायरेक्शन कितनी बार बदलेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो 6 टाइम. तो यहाँ पर आ गया डायरेक्शन 6 टाइम. तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप जितना आपके कॉर्नर्स साइड्स बढ़ती जाएंगी उसके हिसाब से उतने वो डायरेक्शन भी बढ़ेंगे. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑक्टागन.
ओके। अब देखिए ये ऑक्टागन बन गया आपका। लेट अस नेम इट A B C D E F G H। अब देखिए अगर आपका अब एथलीट मूव करना स्टार्ट करेगा इस पॉइंट से, तो ऑब्वियस सी बात है अगर वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है सपोज़, तो उसको कितने नंबर ऑफ टर्न्स लेने पड़ेंगे? तो आपके टर्न्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब जैसे जैसे हम फिगर में नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उसको नंबर ऑफ़ टर्न ज़्यादा लेने पड़ रहे हैं। देखो पहले केस था रेक्टेंगल में तो उसको 4 ही टर्न लेने पड़े, फिर आया आपका हेक्सागन का तो उसमें आपके एथलीट को 6 टर्न्स लेने पड़े। ऑक्टागन का केस आ गया तो इसमें उसको 8 टर्न्स लेने पड़े। टर्न्स का मतलब है उसने 8 बार अपनी डायरेक्शन चेंज की, वहाँ पर उसने 6 टाइम अपनी डायरेक्शन चेंज की। प्रीवियस केस में 4 टाइम्स उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की। अब वो डायरेक्शन बदल रहा है। अब सपोज़ ऑक्टागन के बाद अगर हम बात करें सर्कल की, अब देखिए सर्कल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए अगर हम इस तरह से साइड्स को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो अगर एक टाइम ऐसा आएगा ये क्या अप्रोच कर जाएगा, फिगर एक सर्कल की तरह बन जाएगा और जो लेंथ हो जाएगी आपके हर एक कॉर्नर की वो क्या बन जाएगी, एक लेंथ, एक पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उस पॉइंट के लिए अगर हम बात करें सर्कल में तो हम डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? डायरेक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करके। अगर यहाँ डायरेक्शन पता करना है तो आप यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, अगर आपने यहाँ डायरेक्शन पता करना है तो आप यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, अगर आपने यहाँ डायरेक्शन का पता करना है तो आप यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हमने नंबर ऑफ़ साइड्स जो थी आपकी इंक्रीज़ की, तो देखिए जैसे जैसे साइड इंक्रीज़ होती जाएंगी, इसके बाद ऑक्टागन के बाद हमने इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया कि जो हर एक एथलीट के मुड़ने का कॉर्नर था वो एक पॉइंट ही बन गया। तो हम उसका डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं? उसका डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट। हम सर्कल का डायरेक्शन निकाल सकते हैं उसके हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट को ड्रॉ करके। ओके, तो दिस मीन्स अ पार्टिकल मूविंग इन अ circular path changes its direction continuously, its velocity is not constant even if its speed is constant. ओके, अब इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर देखिए पार्टिकल आपका सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, तो देखिए सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो वो उसका डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज होगा। ठीक है, तो अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ चेंजेस इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है। यहाँ पर चेंज होगा, नेक्स्ट पॉइंट पे जो उसके आगे पॉइंट है, हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन जो होगा वो कंटिन्यूसली चेंज होता जाएगा। तो कहते हैं कि अगर उसका जो चेंज हो रहा है सर्कुलर पाथ में, उसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो देन इट्स वेलोसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट। तो इसका मतलब तो यही हो गया वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हुई, क्योंकि हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन बदल रहा है। हमने पहले ही बताया वेलोसिटी और स्पीड में क्या फ़र्क है कि स्पीड में सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं और वेलोसिटी में हम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की बात करते हैं। तो हर पॉइंट पे जब उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी तो आपकी कांस्टेंट नहीं है। इवन दो अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट भी है तो ज़रूरी नहीं है आपकी वेलोसिटी जो है वो सेम ही हो। तो इससे हमने क्या प्रूफ किया कि अगर आपका कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में अपने डायरेक्शन को कंटिन्यूसली बदल रहा है तो उस टाइम आपकी वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, इवन दो आपकी स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट होगी। ओके, सो दैट इज व्हाई सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। इफ r इज द रेडियस, अगर हम r क्या कंसिडर करते हैं, रेडियस कंसिडर करते हैं, और v जो है हम कंसिडर करते हैं स्पीड ऑफ एन
पार्टिकल, ठीक है। एक पार्टिकल ले लेते हैं, ठीक है, उसका जो रेडियस है वो हम r कंसिडर कर लेते हैं और जो स्पीड है वो हम v से डिनोट करते हैं, मूविंग अलॉन्ग अ सर्कल, वो किसी सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहा है। हाउ मच टाइम t डज द पार्टिकल टेक टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। अब कोई पार्टिकल है आपका, ठीक है, जिसका जो है पार्टिकल वो सर्कल जो है पूरी कंप्लीट एक रेवोल्यूशन लगा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लगा रहा है और उसका रेडियस जो है वो आपको r गिवन है और उसकी स्पीड जो है वो आपको कितने गिवन है, v गिवन है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है कि हाउ मच टाइम द पार्टिकल टेक टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, कि उस पार्टिकल को पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। सबसे पहली बात देखिए, अगर हम बात करें कि इसकी लेंथ कितनी होगी, ये जो आपका है, तो आपको पता है कि जो पूरा एक रेवोल्यूशन है उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी लेंथ होगी आपकी सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, जो ये सरकमफरेंस होगा सर्कल का, इसकी लेंथ के बराबर होगी। तो सबसे पहले जो लेंथ आएगी वो आपकी किसके इक्वल आएगी, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। और सरकमफरेंस आपका सर्कल का क्या होता है, सर्कल का सरकमफरेंस होता है 2πr, ओके। तो सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल इज 2πr। तो लेंथ आपके पास कितनी आ गई, 2πr। मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस आ गया कि अगर पार्टिकल ने मूव यहाँ से करना स्टार्ट किया और वो पूरा का पूरा सर्कल ट्रैवल कर रहा है, तो पूरा उसको कितना डिस्टेंस लग रहा है ट्रैवल करने के लिए, कितना लग रहा है आपका 2πr। तो एक तरह से आपका हो गया डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस और यू कैन से लेंथ। अब टाइम कितने टाइम में निकालना है, t टाइम, टाइम इज गिवन t। तो आपका स्पीड क्या आ जाएगा, आपको पता है स्पीड क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस कितना गिवन है आपको, 2πr। सर्कल में जो पूरा पार्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना करेगा, 2πr। और टाइम इज t। तो आपका स्पीड की वैल्यू क्या आ गई, 2π/t। तो यहाँ से हमें टाइम निकालना था, तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम विल बी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अगर आप इसे, तो ये बन जाएगा 2πr/v, ओके। तो ये आपका टाइम आ गया कि उस जो पार्टिकल है उसको पूरा कंप्लीट एक रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है, 2πr/v। और उसकी स्पीड की वैल्यू क्या है, स्पीड की वैल्यू है 2πr/t, ओके। तो लेट अस डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन ए ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है जो किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तब उसके मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑलवेज रिमेंबर, इफ़ एन ऑब्जेक्ट, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो उसके मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, ओके। That is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.